आज हमारे बीच आई है हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर शालू कुमारी जी। अगर आप रात में ब्रश करते हैं तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश कर सकते हैं। शाहरुख सर को कई सालों पहले देखा था कि उनके दांत जो थे वो काफी ज्यादा अनइवन थे, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। तो क्या वो ये बेसिक रूटीन कर कर ही चेंजेस ला पाते हैं या कोई ट्रीटमेंट होती है? और एक बार अगर आपका दांत चला गया, इनामल जिसको बाहर के लेयर को हम लोग इनामल बोलते हैं, वो अगर चला गया तो वो फिर रिपेयर नहीं होता। कि अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं ओरल कैंसर्स के, जिससे आप ये पता कर सके शायद आपको ओरल कैंसर हो सकती है? तो जो तंबाकू खाते हैं, चूना लेके एक ही जगह रखते हैं, तो उससे वहाँ पे एक व्हाइट लाइन आ जाता है, व्हाइट पैचेस कहते हैं उसको। वो आप देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ, आपको कैंसर होने की संभावना है। कि काफी सारे लोगों के मुंह से बदबू आती है, पर उन लोगों का ऐसा कहना होता है कि उन्होंने ब्रश किया है। तो मैम, ब्रश करने के बाद भी ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके वजह से लोगों के मुंह से बदबू आ सकती है? तीसरा, अगर आपको स्टमक अपसेट है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो एसिड रिफ्लक्स होकर आपके मुंह पे जाता है, उससे भी आपको बदबू आ सकती है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बी रियल बस, स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस एंड हिचकी ठेला बोकारो। और मैं बता दूं कि आज का जो ये एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच आई है हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर शालू कुमारी जी, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। और आज आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम देने वाले हैं इस एपिसोड के थ्रू। जैसे कि हमें ब्रश एक दिन में कितनी बार करनी चाहिए, ब्रश कब करनी चाहिए, और जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके जो दांत हैं इतने ग्लो करते हैं और उनकी जो स्माइल है वो इतनी अट्रैक्टिव कैसे होती है, क्या डेंटल केयर रूटीन वो लोग फॉलो करते हैं, ये सारे सवालों का जवाब आज इस एपिसोड के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपको मिलाते हैं हमारी आज की गेस्ट वन एंड ओनली डॉक्टर शालू कुमारी जी से। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और इस एपिसोड में आप हिस्सा बनी हैं। तो मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको कैसा लग रहा है हमारे सेट पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और आई विश कि इस पॉडकास्ट के द्वारा लोगों तक ओरल हेल्थ के बारे में पता चले और अवेयरनेस हो। मैम, सबसे बेसिक और सिंपल सवाल मैं पहले पूछना चाहूँगा, और वो सवाल है कि मैम, दांतों का हमारे ज़िंदगी में कितना महत्व है? दांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एक तो पहले कि दांत से हम खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं, तो वो चबाने में मदद करता है। दूसरा, हमारा स्माइल है, स्माइल पर्सनालिटी, उसको भी इन्हांस करता है। लोग का थॉट रहता है कि एक या दो दांत चला गया तो क्या हुआ जी, पर एक या दो दांत जाने से बहुत दिक्कत होती है। अगर आपका नीचे का दांत चला गया तो ऊपर का दांत नीचे आ जाता है और पीछे का दांत आगे मूव हो जाता है। ये दांतों की प्रक्रिया है कि एक दांत ना रहने से आगे पीछे दांत मूव होता है। जी। और मैम, जैसा कि हम सभी रोज़ ब्रश करते हैं ना, ब्रश रोज़ तो ब्रश कितनी बार एक दिन में करनी चाहिए और कब ब्रश करनी चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। ब्रश 2 बार करना चाहिए, एक सुबह में और एक रात में। रात का ब्रश जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन भर जो हम खाना खाते हैं वो रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में चिपके रहते हैं वो निकल जाए। अगर आप रात में ब्रश करते हैं तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के पहले ज़रूरी नहीं है। आप पानी पी सकते हैं, सुबह उठ के पानी पी लीजिए, फिर आप ब्रेकफास्ट लेके आप ब्रश कर सकते हैं, ताकि जो फूड आप खाए हैं, जो चिपका हुआ आपके दांतों में है, वो ब्रश के द्वारा से निकल जाए। मतलब आपका कहना है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद भी ब्रश कर सकते हैं, पर अगर हम रात में ब्रश करते हैं तो नहीं, तो अगर रात में ब्रश अगर हम नहीं करते तो फिर जो भी बैक्टीरिया है जी वो जो दिन भर का बैक्टीरिया है वो फिर सड़न कर देता है दांतों में। ओके। इस वक्त हम जो ये शूट कर रहे हैं ये हिचकी ठेला में कर रहे हैं, और हिचकी ठेला के जो खाने हैं वो तो मैं क्या ही बताऊं। आज मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ से लंच करके जाऊँगा, और मेरी पूरी फैमिली भी यहीं आकर लंच करते हो। जितने भी मेरे दोस्त हैं, यार है, सभी यहाँ आते हैं लंच करने, डिनर करने, और हर तरह की जो डिश है, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलती है। तो आप भी आए, और मैं बता दूं कि हर बार की तरह आप जब भी यहाँ पर आए तो आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, BREALBUS10, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट दी जाएगी। तो आप भी आएँ। और मैम, आप भी कभी फैमिली को लेकर यहाँ पर आएँ, आपने तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ट्राई की, मैम आपको कैसा लगा? नहीं, मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे। चिकन मसाला खाई थी, बहुत टेस्टी लगा था। नेक्स्ट डे फिर मंगा के खाई थी। ओके, चलिए, मैम ने भी रिव्यू दे दिया है, तो अब देर किस बात की, आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आएँ और यहाँ के खानों का लुत्फ उठाएं। तो मैम,
चलिए ब्रश तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, लगभग सभी करते हैं, पर मैम ब्रश के साथ ही साथ क्या कुछ और भी है जो कि इम्पोर्टेंट होती है हमारे दांतों के लिए? जी, ब्रश के साथ फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। फ्लॉसिंग, मैम फ्लॉसिंग मतलब? फ्लॉसिंग एक थ्रेड होता है जिसको फिंगर में लेके दो दांतों के बीच में सफाई करते हैं। ब्रश हमारा दांतों के बीच में नहीं जा पाता है। जी। ब्रश हमारा बस बाहर और अंदर ही साफ होता है। तो वो दांतों के बीच में साफ करने के लिए हमें फ्लॉसिंग करना पड़ता है। फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी होता है। पर मैम फ्लॉसिंग मैंने जनरली ज़्यादातर किसी को देखा नहीं है फ्लॉसिंग करते हुए, मैंने भी कभी की नहीं है, और मेरे घर पर भी और बाकियों के घर पर भी आई गेस ज़्यादातर लोग फ्लॉसिंग नहीं करते, तो इसका कारण क्या है? अवेयर नहीं है लोग, ओके। जानते नहीं हैं लोग, और इसी वजह से बहुत जल्दी कैविटी हो जाते हैं, जी, जी। सड़न हो जाते हैं दांतों में। और ओके। फ्लॉसिंग एक बार आप कर सकते हैं, दिन भर में आप एक बार रात में करके आप सो सकते हैं। ओके, अच्छा, जैसा कि आपने फ्लॉसिंग के बारे में कहा कि लोग अवेयर नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगा क्यों अवेयर नहीं है? पहले डेंटल एजुकेशन स्कूल में दिया नहीं जाता था, जी जी। इसीलिए लोग अवेयर डेंटल को लेके उतने अवेयर नहीं है। अब दिया जाता है, स्कूल में कैंप लगता है। अभी हम लोगों ने डॉक्टर्स डे पे कैंप लगवाया था, जी जी। तो इसी तरीके से हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं। जी। और मैम जैसे कि आपने अभी जो डेंटल केयर के बारे में बताया कि फ्लॉसिंग ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, कब करना ज़रूरी है वो भी आपने बताया, बट अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैंने शाहरुख सर को कई सालों पहले देखा था कि उनके दांत जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन थे, बट अब जब मैं उनको देखता हूँ तो उनके दांत बिल्कुल सही हो गए हैं, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। तो क्या वो ये बेसिक रूटीन कर कर ही ये चेंजेस ला पाते हैं या कोई ट्रीटमेंट होती है? क्या कारण है इसका? सेलिब्रिटीज स्माइल मेकओवर करते हैं। एक विनर्स आता है जी। जो हम लोग दांतों के ऊपर से उसको लगाते हैं, जी, जी। और उससे फिर स्माइल होता है। और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ओके, तो विनर मैम सब लोग लगा सकते हैं, ये कॉमन लोग भी लगा सकते हैं, सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, ये हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा। ओके। तो मैम आपने अभी विनर्स के बारे में बताया, तो मैं विनर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहूँगा आपसे। विनर्स जो होता है वो पोर्सिलिन थिन होता है, बहुत पतला सा होता है, जिससे नेल्स में हम लोग आर्टिफिशियल नेल्स ऐसे चिपकाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं आइज़ में, वो वैसे ही थिन सा होता है। उसको सामने के दांतों पे उसको सामने से चिपकाते हैं, वो पीछे के दांतों को कोई हार्म नहीं करता है, और ये मिनिमल इन्वेजिव है। कहने का मतलब नेचुरल टूथ को कम काटा जाता है, कम काटा पीटा जाता है, मतलब आपका नेचुरल टूथ जो है वो प्रिजर्व रहेगा। उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, थोड़े से ही मिनिमल इन्वेजिव में ही उसको लगाते हैं, और ये बहुत पेनलेस होता है। ये आपको उसमें कोई दर्द नहीं होगा। ये 3 सिटिंग पे होता है, पेशेंट को बुलाया जाता है और ये हो जाता है। इसमें ट्रायल भी देते हैं हम लोग। ट्रायल आपको ट्रायल करके दिखाया जाएगा कि आपके दांत देखिए, इसके बाद ये ऐसा लगेगा। आप ट्रायल देख के उसको कर सकते हैं फाइनल। लोगों का ऐसा मानना है कि च्युइंगम से उनके दांत क्लीन रह सकते हैं, तो क्या ये सच है या ये एक मिथ है? च्युइंगम जो होता है, अगर आपके दांत ऑलरेडी गंदे हैं हाँ। तो वो उसको क्लीन नहीं कर देगा। लाइक ब्रश और आप जैसे क्लिनिक में विजिट करते हैं वैसा क्लीन नहीं रखेगा। बट हाँ, अगर आप उसको खाते हैं आफ्टर मील जी। तो वो उसका मैकेनिज्म जो है वो क्लीन रखता है, क्योंकि वो एक मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस करता है जिसको लार बोलते हैं। अच्छा। तो वो सलाइवा जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को चिपकने नहीं देता है दांतों में, ओके। वो अंदर चला जाता है गट में, तो ये हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है हाँ, ये क्लीन रखता है। और च्युइंगम जो है वो दांतों में घसता है। हाँ। जब आप उसको च्यू करते हैं तो वो घसता है, तो वो सेल्फ क्लिनजिंग है, वो खुद ही क्लीन हो जाता है, चिपकने नहीं देता है कोई खाने को, वो सेल्फ क्लिनजिंग होता है। पर ये तभी बेनिफिट है अगर आप नॉन शुगरी च्युइंगम खा रहे हैं जिसमें ज़ैलोटॉल कंटेन करता हो, तो ये बेनिफिट है। अगर आप शुगरी च्युइंगम खाएंगे तो ये कैविटी कर देगा। तो अच्छा, नॉन शुगरी खाना चाहिए। ओके। तो मैम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो कि आपको भी बिल्कुल पता ही होगा, वो है ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर के बारे में मैं यही पूछना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल है कि अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं ओरल कैंसर के, जिससे आप ये पता कर सके शायद आपको ओरल कैंसर हो सकती है। ओरल कैंसर आप खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं।
क्योंकि ये मुंह में रहता है, आपको दिख सकता है, इसलिए लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो, क्योंकि वो दिखता है तो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम होगी या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, वो तो दिखता नहीं है, तो लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। बट इसमें अगर लोगों को दिख रहा है, अच्छा ये सादा सादा हो गया, अच्छा ये अल्सर हो गया, ये ठीक हो जाएगा, इसलिए लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसके अर्ली साइंस ये है कि आप हैबिट्स के कारण ये होता है जी। मेनली, ये हैबिट्स के कारण होता है। तो जो तंबाकू खाते हैं वो लोग चूना लेके एक ही जगह रखते हैं, तो उससे वहाँ पे एक वाइट लाइन आ जाता है, वाइट पैचेस कहते हैं उसको। वो आप देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ आपको कैंसर होने की संभावना है, तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास विजिट करके आप उसको क्योर कर सकते हैं। ओके। तो मैम अभी तो आप जैसे ओरल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ कुछ अल्सर भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि होती है। तो अल्सर होने की क्या वजह होती है स्पेशली? देखिए, जो ये वाइट पैचेस बताई मैं, वाइट पैचेस को हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ओके। ये धीरे धीरे, ये बहुत स्लोली ग्रो करता है और ये एक अल्सर बनाता है। ओह, और अल्सर जब आपका पेनलेस हो जाएगा तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। अच्छा, ओके जी। ओके। ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही जगह स्किन को घसता है। स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है। अगर चूना और तंबाकू को लेके आप एक ही जगह रख के उसको बार बार वहाँ पे रखेंगे तो वो छिल जाएगा स्किन, जी जी। और वो छिलते 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 वो अल्सर बन जाता है, ओके। और अल्सर पेनलेस से फिर कैंसर का रूप धारण करता है। तो ये हैबिट से होता है मैम, मेनली। जैसे कि अभी आपने तंबाकू के बारे में बात की, जैसे गुटखा हो गया, पान मसाला से भी पान होता मसाला है। हो पान गया। मसाला से भी होता है। पान मसाला से आपके चिक्स के अंदर वाले जो जी है सरफेसेस, उसमें आपको बैंड्स आ जाएंगे, जिसको हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ओके। तो वो आप देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ, और उसमें मिनिमम आपका 3 फिंगर माउथ ओपन होना चाहिए, लाइक ऐसे। दिस। हाँ, ओके। अगर आप इससे कम जा रहा है आपका फिंगर, तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है और दिखाना है। ओह, ये इसके साइंस है। ये आपने बहुत ही अच्छा एक एडवाइस दिया, लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और मैम, ये मैं जो तंबाकू के बारे में आपने बात की, तो काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देखकर हो सकता है सोचेंगे कि अब हमें तंबाकू जो है छोड़ देनी चाहिए। तो क्या एज अ डेंटिस्ट आप उन्हें क्या सलाह देंगी, कैसे कोई तंबाकू छोड़ सकते हैं, या कोई आप एज अ डेंटिस्ट उनको किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं जिससे वो जो तंबाकू खाने की जो आदत है उससे वो बाहर आ सके? देखिए, जिसको खाने का लत लग जाता है, तो मैं तो उसे पहले एडवाइस करती हूँ कि थोड़ा इधर रख लो, थोड़ा इधर रख लो। एक ही जगह रखने से कैंसर का रूप ले लेता है। थोड़ा इधर रख लो, थोड़ा इधर। पर ये लत ऐसा है कि छूट जाता है, मुमकिन है पर नामुमकिन नहीं। आप इसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं ओके। तंबाकू छुड़ाने के। ओके। सबसे पहले तो एक च्युइंगम आया है, निकोटिन गम्स, जिसमें पान मसाला फ्लेवर रहता है। ओह, आप इसको अगर खाएंगे तो आपकी जो क्रेविंग होती है खाने की, वो कम हो जाएगी। दूसरा, आप घर पे बॉईल कर सकते हैं अजवाइन को, गुड़ को और सौंफ को, इसको गर्म करके उसका पानी निकाल के आप उसको पिएंगे, तो ये भी क्रेविंग कम करता है। क्रेविंग कम रहता है। जी। ओके। तीसरा, आप सौंफ और मुलैठी का मिश्रण दोनों को मिक्स करके आप उसको एक जार में रख के आप उसको भी खाएंगे, तो उससे भी आपका क्रेविंग कम हो जाएगा। जी जी जी। बाकी इसके अलावे आप मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग करिए, इससे आपका थोड़ा कम रहेगा। ओके। पर सबसे पहले आपको इच्छा शक्ति बढ़ाना होगा, विल पावर। आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि हाँ, मुझे तंबाकू छोड़ना है, तभी ये सब चीज़ आप सक्सेस कर पाएंगे। जी। और मैम, अभी आपने गुटखा, पान मसाला, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि उसकी जो क्रेविंग है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स बताया आपने। पर अब मैं पूछना चाहूँगा, क्या स्मोकिंग से भी दांतों पर इफेक्ट पड़ता है? जी, स्मोकिंग से भी पड़ता है। अगर आप तंबाकू ले रहे हैं और उसके साथ स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो उसको जला दे रहा है। ओह, ऐसा करता है। और अच्छा। स्मोकिंग से आपको लंग कैंसर तो हो ही रहा है, जी। तो स्मोकिंग का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है इसमें। मैम, आपके करियर में काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेके, पर सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिली हो अपने पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स को आपने डील किए हैं, वो क्या है सबसे कॉमन प्रॉब्लम? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गम ब्लीडिंग, मसूड़ों में। दूसरी, कैविटी। ओके। कैविटी को खास करके बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि वो लोग वैसे फूड हैबिट्स रहते हैं उनके। और स्टिकी फूड से ज़्यादा होता है। स्टिकी फूड जो होते हैं, जैसे सैंडविचेस, पोटैटो चिप्स,
ग्लूकोज बिस्किट्स, ये सब दांतों में जाके स्टक हो जाते हैं, वो पानी से भी नहीं जाते हैं। तो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है ऐसे मसूड़ों की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। ओके, तो मैम अभी जैसे हमने ब्रश की बात की थी शुरुआत में, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एड्स देखे हैं जहाँ पर एड पर काफ़ी सारे डेंटिस्ट लोगों को बुलाया जाता है, डेंटिस्ट माने डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, और वहाँ पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है, तो वो बताते हैं। आई डोंट नो, मे बी वो प्रमोशन फैक्टर भी एक होता है, पर जेन्युइनली अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट टूथपेस्ट कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? कोई ऐसा स्पेसिफिक टूथपेस्ट नहीं है कि वो दांत को चमका दे या बहुत अच्छा है। उससे पहले ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी होता है। आप ब्रश किस तरीके से करते हैं, पेस्ट का कोई खास रोल नहीं होता है, आपका ज़्यादा रोल होता है आप ब्रश कैसे करते हैं। पर आपको अगर पेस्ट सिलेक्शन करना है तो उसके पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। जो पेस्ट हम लेते हैं उसके पार्टिकल साइज किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो स्मूथ होना चाहिए। अगर वो रफ है तो दांत को एब्रेसिव कर देगा, वो घस देगा, रगड़ देगा, तो घिस जाता है। और एक बार अगर आपका दांत चला गया, इनामल जिसको बाहर की लेयर को हम लोग इनामल बोलते हैं, वो अगर चला गया तो वो फिर रिपेयर नहीं होता है, वो दोबारा नहीं आ सकता। वो चला गया तो चला गया, आर्टिफिशियली हम लोग उसको फीलिंग करके बचाते हैं जी, बट वो नेचुरली नहीं आ सकता है। ओके, तो पेस्ट अगर आपको लेना है, सिलेक्शन करना है, तो उसके पार्टिकल साइज पे जाइए। बहुत ऐसे मार्केट में हैं पेस्ट जिनके पार्टिकल साइज बहुत बड़े बड़े आते हैं और वो दांतों को ख़राब कर देते हैं। मैंने एक डेंटिस्ट को बोलते हुए सुना था। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम ब्रश को पकड़ने की क्या टेक्निक होती है, बेस्ट टेक्निक, और किस तरीके से जो ब्रश करने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो मैं डिटेल में जानना चाहूँगा। ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है। लोग सुबह उठते हैं, ब्रश लेते हैं, घसते हैं और चल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर से भी दांत को साफ करना चाहिए और बाहर से भी करना चाहिए। ब्रश को ज़्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है और उसको टॉप टू बॉटम, हमारा दांत ऐसे रहता है ना, तो टॉप टू बॉटम लाना है। हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, वर्टिकली। वर्टिकली साफ होगा और मोशन जो इसका होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। राउंड मोशन में आपको जाना है, हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, इससे आपके दांत घिस जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में आप उसको घस रहे हैं तो वो घिसेगा। सर्कुलर मोशन में जाना है और सामने के दांत जो होंगे वो टॉप टू बॉटम साफ होंगे। पीछे के दांत कैसे साफ करेंगे आप? ब्रश को लेना है, पीछे ले जाना है और थोड़ा सा मुंह बंद करना है। अगर आप बड़ा ब्रश ले रहे हैं जिसका हेड बड़ा हो और मुंह भी खुला रहेगा तो पीछे साफ नहीं होता है। आपको ब्रश का जो सिलेक्शन करना है उसका हेड छोटा होना चाहिए, ब्रिसल सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड ब्रिसल नहीं, सॉफ्ट ब्रिसल लेना है और पीछे की ओर जाना है, मुंह हल्का सा बंद करना है और फिर उसको ऊपर ले जाके फिर ऐसे करना है। ऐसे होता है पीछे के दांत साफ। आगे आपको टॉप टू बॉटम करना है और अंदर भी साफ करना रहता है। करके ऐसे ऐसे करना है, नीचे वाले दांत और ऊपर वाले ऐसे, ये सारे सरफेसेस आपको साफ करना रहता है। मतलब मेनली जो आपने ये कहा मैम कि हमेशा सर्कुलर मोशन में हमें ब्रश करनी चाहिए। मैं खुद भी जब ब्रश करता हूँ तो मैं यूं ही करता हूँ, ये जो आपने कहा घिस देते हैं, तो मैं ऐसे ही स्ट्रेट मोशन में ही मैं करता हूँ। नहीं, तो आपने कहा कि सर्कुलर मोशन में सबको ब्रश करनी चाहिए और वर्टिकली, और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। ओके, मैं समझ गया। और टूथपेस्ट भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेस्ट लेते हैं, ब्रिसल में पूरा भर देते हैं, लंबा से लेके पूरा। वो लोग सोचते हैं जितना ज्यादा झाग बनेगा उतना दांत साफ रहेगा। अच्छा, मटर के दाने की तरह लेना है, वो भी वर्टिकल, और ऐसे लेना है। पेस्ट को मेरे पास ऐसा डेमो नहीं है बट मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। ऐसे लेना है मटर के दाने की तरह और ऐसे इसको डालना है, प्रेस करना है ताकि वो ब्रिसल के अंदर फैल जाए। अच्छा, उसके बाद ये हो। आप इस तरह से लेंगे तो वो आधा से ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, आधा आपके मुंह में जाएगा, तो ये तरीका गलत है। वर्टिकली लेना है और थोड़ा सा ही लेना है। मैं खुद भी ऐसे ब्रश नहीं करता था, पर कल से मैं करूंगा ऐसे ही। आप करके देखिएगा तो आपको खुद फील होगा कि हाँ मेरा दांत साफ हो रहा है। ओके, आप ऐसे करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। जब आप इस तरीके से घुमाइएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ ये मेरे सारे सरफेसेस में साफ हो रहा है। मैम मैं एक काम करूंगा, बिफोर का एक पिक्चर ले लूंगा स्माइल करते हुए, और आपने जो कहा वो दो हफ्ते बाद फिर एक आफ्टर का फोटो लेकर मैं आपको भेज दूंगा। ओके। तो मैम एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि काफ़ी सारे लोगों के मुंह से बदबू आती है, पर उन लोगों का ऐसा कहना होता है कि उन्होंने ब्रश किया है। तो मैम ब्रश करने के बाद भी ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके वजह से लोगों के मुंह से बदबू आ सकती है? देखिए, पहला कारण है गम इन्फेक्शन। मसूड़े में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे बदबू आता है। ओके। दूसरा आपका होता है
आप अगर टंग साफ नहीं किए हैं, जो टंग होता है उस पर कोटेड हो जाते हैं, मतलब उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, कैंडिडियासिस। ठीक है, वो अगर आपको हो गया तो वो समय भी लगता है जाने में, वो इन्फेक्शन। अच्छा। और वो इन्फेक्शन फिर आपको लंग्स में, आपके फेफड़े में भी दिक्कत करता है। तो टंग क्लीन नहीं रहा तो भी आपको बैड ब्रेथ आएगा। अगर आप मुंह गंदा रख रहे हैं तो भी आपको बैड ब्रेथ आएगा। तीसरा, अगर आपको स्टमक अपसेट है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो एसिड रिफ्लक्स होकर आपके मुंह पे जाता है, उससे भी आपको बदबू आ सकती है। चौथा जो है वो आपका चेस्ट में अगर आपके कफ हो गए तो वो भी आपको बैड ब्रेथ कर सकता है। मैम कफ से कैसे होती है? क्योंकि हम लोग मुंह से सांस लेते हैं ना, तो वो कफ हमारा फिर मुंह पे जाता है, तो फिर अच्छा। वो बैड ब्रेथ क्रिएट करता है। तित के लिए इनमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या होता है? शुगर, कॉफी या कोला? मतलब इन सब चीजों में सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या हो सकता है? ये तीनों से भी सबसे ज़्यादा हार्मफुल स्टिकी फूड्स है। स्टिकी फूड्स? अच्छा। जो आपके फॉर दांतों एग्जाम्पल? जो आपके दांतों में चिपक जाते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, ग्लूकोज बिस्किट्स कहा, जैसे सैंडविचेस हो गए, ये सब चिपक जाते हैं दांतों में। तो इसको, हमारे मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरिया रहता है, जो सबके मुंह में रहता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो जाके फूड पार्टिकल्स से जाके अट्रैक्ट हो जाता है जी। और वो ब्रेक डाउन करता है एसिड में, और फिर उससे कैविटी बनता है। तो कोला में भी एसिड रहता है, वो भी हार्मफुल है। शुगर, वो भी हार्मफुल है। और इसके अलावा स्टिकी फूड्स वो ज़्यादा हार्मफुल करता है। आप सब चीज़ खा सकते हैं जी। खाने को किसी को मना नहीं किया गया है, खा सकते हैं, बट खाने के बाद आपको कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। ओके। आप कुछ भी खाएं, मुंह में पानी लेके करके आप उसको स्पिट कर सकते हैं। अगर आपको स्पिट नहीं करना, अगर आप बाहर है, बेसिन नहीं है, तो आप उसको सॉलो कर सकते हैं। मेरी 3.5 साल की बेटी है, वो जब 2 साल की थी, तो जब वो खाती थी तो उसे मैं आदत बनाई थी कि मुंह में पानी लो करके उसको पी जाओ। उसे ये आदत बन गई, वो आज खुद ही करती है। जब खाती है तो वो, मुझे सिखाना नहीं पड़ता या बोलना नहीं पड़ता। ये एक हैबिट है, आप अगर इसको 10 दिन भी करोगे तो ये आपके हैबिट बन जाएगी, आप हमेशा करते रहोगे। तो कुछ भी खाओ, कोई ये दिक्कत नहीं है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, सब चीज़ खाओ, बट खाने के बाद कुल्ला करना बहुत ज़रूरी होता है, या आप उसको सॉलो कर लो। वैसे मैम आपकी जो बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। नहीं तो मुझे याद है जब मैं 3 साल का हुआ करता था तो मम्मी मुझे ज़बरदस्ती ऐसे उठा कर ले जाती थी और ब्रश करवाती थी। बट शी इज़ रियली डिसिप्लिन्ड। और मैम अब मैं पूछना चाहूँगा, एक ऐसा मिथ है शायद कि जब मसूड़ों से खून आता है या खून आती है किसी भी वजह से, मसूड़ों से जब भी खून आती है तो हमें ब्रश नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये ये सच है या क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, ये गलत है। मसूड़े से खून आए तो आप ब्रश कर सकते हैं, पर आपको पहले डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि मसूड़े से खून क्यों आ रहा है, कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। आप जब तक कारण नहीं हटाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और मसूड़े से जो खून आती है वो इन्फेक्शन हो जाता है मसूड़ों के अंदर, जिस वजह से वो ब्लीडिंग होता है। तो आप ब्रश करें, ब्रश करने में कोई ये नहीं है, बट आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए। मसूड़े से जो खून आती है, जो अगर आपको मसूड़ में इन्फेक्शन हो गया है तो वो इन्फेक्शन आपके हार्ट में भी जा सकता है थ्रू ब्लड। हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, उसके थ्रू वो हार्ट में भी जा सकता है, और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। वो इन्फेक्शन आपके मुंह से हार्ट तक चला गया ब्लड के थ्रू। तो इसीलिए केयरलेस नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके मसूड़े से खून आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए, विजिट करें और उनसे सलाह लें। ओके। मतलब ये मिथ है? ये मिथ है। ब्रश करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बट इसके कॉज को पहले हटाना है कि ये किस कारण से हो रहा है। क्यों खून आ रही है आपके मसूड़े से? खून आपके इन्फेक्शन की वजह से आ रही है, ब्रश से नहीं आ रही है। आपको इन्फेक्शन हुआ हुआ उससे आ रही है, तो आपको इन्फेक्शन को हटाने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, फिर वहाँ से। ओके। कौन सी ऐसी कॉमन आदतें होती है लोगों की जिसके वजह से आपको लगता है कि हमारे दांतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जो आपने महसूस किया हो? काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो कौन सी ऐसी कॉमन हैबिट्स होती हैं लोगों में जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा रही है पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं? ब्रश के कारण, क्योंकि उनका तरीका बहुत गलत रहता है, वो तरीके से नहीं करते हैं, टेक्निक को अप्लाई नहीं करते, जिस वजह से वो अपने दांतों को घिस देते हैं, वो दांत घिस जाती है।
दूसरा उनका इग्नोरेंस के कारण भी नज़रअंदाज करते हैं। अगर उनको कुछ मीठा से अगर उनको सेंसिटिविटी हो रही है जी तो सोचते हैं ऐसे ही हो रहा है, इग्नोर करते हैं। अगर किसी ठंडे से या गर्म से अगर उनको सेंसिटिविटी हो रही है तो इग्नोर करते हैं। वो इग्नोर करते करते वो बहुत पेन जब तक पेन के सिचुएशन में नहीं आता है वो डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करते। जब तक वो एक रात दर्द में ना रहे उनको लगता नहीं कि हाँ कुछ बड़ा हुआ है, जी जिस वजह से वो ये नेग्लेक्ट के कारण ये इतना होता है। दांत जो खराब होते हैं वो नेग्लेंसी के कारण भी होते हैं। ओके मैम, मैं अब ये पूछना चाहूँगा आपसे कि लोगों को रूटीन चेकअप के लिए एक डेंटिस्ट के पास साल में कितनी बार जानी चाहिए? 6 मंथ्स पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। 6 मंथ पर? 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स में हर को डेंटिस्ट के पास विजिट करना ही करना चाहिए। क्योंकि आपके अगर कुछ भी इनिशिएशन हुआ है, किसी भी चीज़ का शुरुआती हुआ है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। अगर आपको छोटा सा कैविटी हुई है तो वो डॉक्टर के पास जाके आप उसको फीलिंग के द्वारा आप उसको ठीक करवा सकते हैं। आपको पेन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आरसीटी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपके दांतों में कुछ फंसता है तो लोग टूथपिक लेते हैं, उसको निकाल के छोड़ देते हैं। ओके पर ये गलत है। नहीं, आप डेंटिस्ट के पास जाएं। वो खाना फंस रहा है तो ज़रूर किसी कारण से फंस रहा है, उस कारण को हटाएं और अपने दांत को सही रखें। ओके ओके मतलब 6 महीने में? इसीलिए 6 मंथ्स पे डॉक्टर के पास विजिट करना ज़रूरी होता तो है। मैम मैं आपके पास आऊँगा हर 6 महीने में रूटीन चेकअप के लिए। जरूर। तो आप भी आ सकते हैं। मैम का जो क्लिनिक है वो चीरा चास में है। मैम एक बार एड्रेस आप बता दे तो क्लिनिक का। चीरा चास नियर आशियाना गार्डन फेज 4, ओके बोकारो स्टील सिटी। जी, तो जब भी आप चाहें मैम से आके रूटीन चेकअप करा सकते हैं। ओके, तो मैम अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कुछ मिथ्स हैं। अब मैं बैक टू बैक कुछ सवाल हैं जो कि पब्लिक ने भेजे हैं एक मतलब आपसे पूछने के लिए। तो आप बताएं कि वो मिथ है या वो सच है। तो मैं एक बैक टू बैक कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। तो चलिए मैम से कुछ मिथ्स हैं जो आज क्लियर करना चाहूँगा मैं कि वो सच है या एक मिथ है। तो चलिए कुछ सवाल पूछते हैं मैम आपसे। पहला सवाल है, अगर दांत में दर्द नहीं है तो डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। गलत है ये। अगर It's a myth. ओके मैं क्योंकि ये लोग वेट ही करते हैं कि मुझे दर्द होगा तभी कुछ बड़ा हुआ है। बहुत पेशेंट ऐसे भी आए हैं। एक पेशेंट आई थी, वो बहुत ज़्यादा दर्द था, वो दवा ली, वो बहुत कैविटी हो गया था, बहुत डीप कैविटी था। जी। वो दर्द में आई थी बहुत, और मैंने उसे सलाह दिया कि 3 दिन के बाद आना है और ये दांत निकलेगा। ओके वो दवा खा के वो आराम से सो रही है। ओह क्योंकि वो दर्द खत्म हो गया जी। वो पेन में आई थी, पेनलेस हो गया, पेन अब दर्द नहीं कर रहा है। तो अब वो मतलब इग्नोर कर रही है इस चीज़ों को। अच्छा, इग्नोर नहीं करना चाहिए और सिर्फ दांतों में दर्द हो तो ही सिर्फ डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, रूटीन चेकअप के लिए भी जाना ज़रूरी है। ओके, तो सेकंड जो मिथ है वो है, दांतों को जितना ज़ोर से ब्रश करे वो उतना साफ होंगे। क्या ये मिथ है या गलत? ये बहुत लोगों को लगता है ऐसा, बहुत लोगों को लगता है कि जितने ज़ोर से ब्रश करेंगे उतना दांत साफ रहेगा, और जितने देर तक ब्रश करेंगे उतना दांत साफ रहेगा। ये गलत है। ना ही ज़्यादा ज़ोर से करना चाहिए और ना ही ज़्यादा देर तक। 2 मिनट इज़ सफिशिएंट। ओके, 2 मिनट काफ़ी है, आप ब्रश कर सकते हैं। और ज़्यादा ज़ोर से, मैंने बताया जैसे कि ज़्यादा ज़ोर से करने से दांत खिंच जाते हैं, तो सर्कुलर मोशन में करना और बहुत हल्के हाथों से करना है बस। ओके, तो ये मिथ है जी। ओके। थर्ड वन इज, सिर्फ मीठा खाने से ही कैविटी होती है। मीठा खाने से कैविटी होती है, और भी चीज़ों से होती है, जैसे स्टिकी फूड से होती है, एसिडिक से भी होती है जी। ये सारे चीज़ों से भी तो मतलब ये भी मिथ है, सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। जी, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं और आपके दांतों में वो रह गया है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया रहता है, वो वहाँ पे जाके वो फूड्स के साथ पार्टी करते हैं, और वो पार्टी करके फिर हमें कैविटी देते हैं। ओके, तो इसीलिए सिर्फ मीठा नहीं, आप कुछ भी खाएं, आप कुल्ला करें। ओके, ये भी मिथ है जी। एंड नाउ द फोर्थ वन इज, रूट कैनल बहुत दर्दनाक होता है। नहीं, ये पेनलेस ट्रीटमेंट है, ये दर्दनाक नहीं होता है। जब तक आपको इन्फेक्शन या पस वगैरह अगर हो तो ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है, बट ये पेनलेस नहीं होता है। हम इसमें इंजेक्शन देते हैं जो वो नम कर देते हैं उस एरिया को, उसके बाद ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर करता है।
अच्छा, तो मतलब ये भी मिथ है, ये पेनलेस होता है। ओके। अब मैं पूछना चाहूंगा मैम, एक मिथ है, बच्चों के दूध के दांतों का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो गिरना ही है। क्या दूध के दांतों की देखभाल जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। दूध के दांत ज़्यादा खराब इसलिए होते हैं क्योंकि मिल्क बॉटल से, जी मिल्क बॉटल वो लोग पीते हैं और वो ऐसे ही सो जाते हैं, जी वो क्लीन नहीं करते हैं, जी। जिस वजह से बहुत जल्दी उनके दांतों में कैविटी होती है। दूसरा, वो लोग इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि ये दूध का दांत है, बट वो जिस समय निकालना है, जो समय में वो दांत टूटता है या गिरता है, उससे पहले अगर आप उसको करेंगे तो जो पक्का दांत आता है, परमानेंट टीथ जो आती है, वो उसको आने में दिक्कत करता है, तो दांत अच्छा। टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं आपके। तो इसीलिए दूध के दांत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कैविटी लगा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उसको समय से पहले ना निकलवाएं। दांत सफेद मतलब दांत हेल्दी। क्या सफेद दिखने वाले दांत भी अंदर से कमजोर हो सकते हैं? सफ़ेद दिखने वाले दांत कमज़ोर बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके मसूड़े में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो वो दांत को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन जो होता है वो दांत और मसूड़ों के बीच में जाता है ओके। और वो धीरे 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 वो हड्डी को घिसने लगता है और घिस के वो दांत हिल जाता है ओ, और वो दांत अपने आप फिर गिर जाता है। अच्छा, मतलब ये भी मिथ है, सफेद होने के बावजूद भी आपके दांत कमजोर हो सकते आपके गम्स हेल्दी होने चाहिए। अगर आपके गम्स हेल्दी हैं तो आपके दांत स्ट्रांग रहेंगे। चमकने से कुछ नहीं होता है। हैं। जी, चमकने से कुछ नहीं होता है, राइट। तो अब नेक्स्ट जो सवाल है मैम, कि टूथपेस्ट बदलने से दांत मजबूत होते हैं? क्या टूथपेस्ट का बार बार बदलना सही है? क्वेश्चन मार्क। टूथपेस्ट आप बदल सकते हैं। टूथपेस्ट बस पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है। आप टूथपेस्ट कुछ भी यूज़ करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चेंज कर सकते हैं उसको। अब है, ब्रश करने के तुरंत बाद माउथ वॉश यूज करना चाहिए। क्या इसका फायदा होता है या नुकसान? माउथ वॉश आप तभी यूज़ करें जब आपको डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया है। ओके। आप अपने मन से उसको उसको डेली रूटीन की तरह आप माउथ वॉश यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ब्रश डेली करते हैं, फ्लॉसिंग भी आपको डेली करना है, माउथ वॉश आप डेली नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये एक माउथ वॉश से आपके दांतों में स्टेन्स आ जाते हैं, इसलिए अच्छा। इसको रेगुलर नहीं यूज़ किया जाता है। अगर डेंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं तभी आप करें। तो मैम, डेंटिस्ट ऐसा क्या देखते हैं, और मतलब कॉमनली किनको डेंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आपको वॉश, मतलब माउथ वॉश यूज करना चाहिए? बैड ब्रेथ, जिनके मुंह से बदबू आते हैं, अच्छा। उन लोगों को ये ओके रिकमेंड करते हैं। ओके ओके। अब मैम नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। क्या बड़े लोग भी ब्रेसेस लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी लगा सकते हैं। अच्छा। जब आपका परमानेंट टीथ जो पक्का दांत है वो जब आ जाता है तो आप उसको आफ्टर 15 ईयर्स आप उसको लगा सकते हैं। 15 टू जो भी लगाना चाहते हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं वो भी लगा सकते हैं। पहले तो ब्रेसेस वो तार वाले आते थे जो दिखते थे, अब इनविजिबल भी आ गए हैं, इनविजिबल अलाइनर, जो आपको दिखेंगे नहीं, वो इनविजिबल रहेंगे। आप उससे अपने दांत टेढ़े मेढ़े तो आप उसको सीधा कर सकते हैं। ओके, मतलब बड़े भी इसे यूज कर सकते हैं जरूरत जी पड़ने पर। जी। ओके मैम, लोगों का ऐसा मानना है कि दांतों की सफाई करने से जो हमारे दांत है वो कमजोर हो जाते हैं। क्या इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि दांत की सफाई कराएंगे अगर क्लिनिक जाके तो दांत कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो खुद ही एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स है वो पहले एक लेयर बनाते हैं, प्लाक। ओके। उसके बाद धीरे धीरे ये टाटर बनता है। टाटर जो होता है वो दो दांत को बीच में मसूड़ों में वो जाके बैठा रहता है। ओके वो हार्ड हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है। ओके। जब वो फिर वो स्मेल भी आती है। जब वो क्लिनिक में आते हैं तो हम लोग बस उसको टाटर को निकालते हैं। वो हिला हुआ पहले से रहता है, वो कमजोर हो जाता है क्योंकि वो मसूड़े के अंदर गंदगी की वजह से, और वो टाटर के हेल्प से ही वो खड़ा रहता है। अच्छा। उसका बोन जो है वो घिस जाता है। टाटर वहाँ पे डिपॉजिट होके बोन को घिस देता है, जिस वजह से वो ऑलरेडी हिल रहा होता है। हम लोग बस टाटर निकालते हैं, उनको लगता है दांत हिल गया। अच्छा। और ऐसे अगर नॉर्मली कोई दांत क्लीनिंग कराने के लिए आए, जिनका टाटर नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही बेसिक रूटीन डेंटल चेकअप के लिए आए, तो उसमें कुछ नहीं होता है। ओके। अगर गंदा है ही नहीं तो वो दांत कहाँ से कुछ होगा। अगर दांतों की सफाई होगी तो वो मसूड़े के अंदर से होगी, क्योंकि वो गंदगी मसूड़े के अंदर घुसी हुई है। तो हमें मसूड़े हटा के करना पड़ता है, तो उन्हें लगता है कि ये दांत पूरे अंदर से हिल रहे हैं।
वो ऑलरेडी उनके कमजोर रहते जी। हैं, अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो वो और हिल के और कमजोर हो जाएंगे। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था कि दांत खुद गिर जाते थे पहले। अब होता है कि लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। जी। अगला जो मिथ है वो ये है कि प्राकृतिक घरेलू उपाय ही सबसे अच्छी है, जैसे कि नींबू, नमक आदि। क्या ये उपाय वास्तव में सुरक्षित हैं? सुरक्षित है, मतलब टेम्पररी है ये परमानेंट नहीं है सॉल्यूशन। जब तक आप कॉज को नहीं हटाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये टेम्पररी के लिए है। आप इसको बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 6 महीने से दर्द हो रहे होते हैं, बट वो एकदम एंड पे आते हैं, वो सब कुछ अपने घर पे इलाज कर लेते हैं। लौंग का तेल लगाना, पानी में कुल्ला करना, ऐसा करते हैं वो लोग। पर ये कॉज को नहीं हटाता। ये आपका टेम्पररी है, ये कुछ दिन के लिए आपको राहत देगा, बट ये कॉज को नहीं हटाता। तो आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना जरूरी होता है। मतलब ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, पर ये कॉज को रोक नहीं सकता। तो ओके, आंसर्स मिल गए होंगे सबको। एंड नाउ जो आखिर में मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है, वो है, शायद मिथ है, वो है कि हर बार एक्सरे कराने से नुकसान होता है। क्या डेंटल एक्सरे वाकई में खतरनाक है? नहीं, डेंटल एक्सरे कोई खतरनाक नहीं है। एक्सरे करना जरूरी होता है। अगर किन्हीं के 2 दांतों के बीच में अगर खाना फंस रहा है तो कैसे पता चलेगा? ओके। तो वो एक्सरे से ही पता चलता है। तो एक्सरे करना जरूरी होता है, इससे कोई हार्मफुल नहीं। ओके, ठीक है मैम। तो मैम देखिए, जितने भी मिथ्स थे, लोगों ने सवाल भेजे थे, वो सब आपने क्लियर कर दिया है। एंड नाउ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओरल कैंसर। जो ओरल कैंसर है, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। तो क्या ये कोई हैबिट से होती है या फिर कोई और वजह भी है इसकी? मेनली ये हैबिट से ही होते हैं, बट इसके दूसरे कारण भी हैं। एक्सटर्नल इरिटेशन, जैसे कि आपके मुंह में कोई भी बाहरी चीज़ आपको इरिटेट कर रहा हो तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। जैसे कि लोग बतीसी लगाते हैं, तो बतीसी में अगर जैसे बूढ़े लोग अगर बतीसी लगाते हैं तो बतीसी में कहीं से अगर शार्प एजेस हो, मतलब शार्प कहीं पे हो और आपको बार बार वो चुभ रहा है, तो वो धीरे धीरे वो अल्सर बनाता है और वो अल्सर से कैंसर हो सकता है जी। तो इसके कारण भी हो सकता है। प्लस आपका अक्ल का दाढ़, जिसको विजडम टूथ कहते हैं, सबसे पीछे वाले जो दाढ़ आते हैं, वो अगर आपको इरिटेट कर रहा हो कहीं भी, अगर आपको वो चुभ रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो तुरंत जाके डेंटिस्ट के पास जाके उसको राउंड ऑफ कर ले, उसको हटा ले, वरना वो अल्सर बनेगा और फिर अल्सर से वो कैंसर का रूप भी हो सकता है। ओके। ये है। तो मैम एक अकल दांत मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा। एक अकल दांत यहाँ पर शायद वही ना, जो एक छोटा सा होता है जो ग्रो करता है जी। तो वो कभी कभी आता है, फिर पेन होता है और फिर ठीक हो जाता है, फिर पेन होता है, तो वो बीच बीच में इरिटेशन महसूस होती है मुझे। तो इसके लिए मुझे ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं? आपको एक बार दिखाना तो ज़रूर चाहिए, विजिट करना चाहिए कि वहाँ अल्सर बन रहा है या नहीं बन रहा है, कि वो सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है। अकल का दाढ़ वो इसलिए डिस्टर्ब करता है क्योंकि हमारा जो जबान होता है वो छोटा होता है, जिस वजह से उसको जगह नहीं मिलता है निकलने के लिए। तो या तो वो लेट के निकलेगा या तो वो इधर निकलेगा, वो सीधे डायरेक्शन में नहीं निकल पाता है क्योंकि उसको जगह प्रॉपर नहीं मिलता है, और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब करते रहता है। वो आगे वाले दांत को भी डिस्टर्ब करता है, खाना फंसते रहता है, सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए डेंटिस्ट के पास जाके एक बार एक्सरे जरूर कराना तो चाहिए। ये लेफ्ट राइट दोनों जगह हो सकती है, मतलब किसी भी तरफ निकल सकती है? वो जब वो निकलना बाहर जाएगा वो तब दर्द होगा। वो जब बाहर उसको जितना जगह मिलेगा, वो बीच बीच में पेन करता है। जब वो निकलना चाहेगा वो तब पेन करता है, फिर वो शांत हो जाता है। फिर उसको जब वो जगह मिल जाता है तो वो फिर अपनी जगह पे वो बैठ जाता है और वो दर्द नहीं करता है। तो मैम मैं भी आपके क्लिनिक आऊँगा अब, क्योंकि मेरे भी इस अकल दांत शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एकदम आइएगा, निकाल देंगे पकड़ के। निकाल, मतलब अभी आप डरा रहे क्या? ओके। तो मैम ओरल कैंसर के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से बात की है। मैम जैसे पहले के ज़माने के लोग दतवन यूज़ करते थे, तो उनका ऐसा मानना होगा कि दतवन से भी दांत काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और ऑनलाइन भी आजकल दतवन बेचे जा रहे हैं। तो दतवन इम्पोर्टेंट होते हैं? देखिए, दतवन ठीक है, सही है, हर्बल है तो अच्छे हैं, बट आप उससे दांत को क्लीन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आजकल के फूड हैबिट्स ऐसे हो गए हैं। पहले के ज़माने में इतने बर्गर और पिज़्ज़ा और ये सब नहीं आते थे, अब आ गए हैं, तो फूड हैबिट्स चेंज हुआ है।
जिस वजह से उस वक्त दतवन से लोगों का काम चल जाता था। हाँ। बट अब आपको ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है, ब्रशिंग टेक्निक और ब्रश करना ज़रूरी है। दतवन से काम नहीं चलेगा। आप उसको एज अ बीच में आप उसको कभी एक दो बार ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर्बल होता है तो वो आपके मुंह के लिए ठीक रहेगा। बट उसको डेली पर्पस के लिए आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, ब्रश करना पड़ेगा। गांव में ऐसा माना जाता है कि जब भी उनके दांत में कुछ प्रॉब्लम होती है या कान में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग डॉक्टर्स के पास ना जाकर गांव के किसी लोकल वैद्य के पास चले जाते हैं और वो लोग कुछ झाड़ फूक ये सब जो है करते हैं। और उन गांव वालों का तो ये भी कहना है कि वो सब करने से उनका पेन ठीक हो जाता है या जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जी, ये साइकोलॉजिकली इशू है। लोग ट्रस्ट कर लेते हैं वो लोग पे कि हाँ उसी के पास ठीक होगा, और वो लोग एक्सपेंसिव सोचते हैं, डेंटिस्ट को एक्सपेंसिव सोचते हैं कि वहाँ खर्च ज़्यादा होगा। जी। तो वो लोग इस वजह से उन लोगों के पास जाते हैं। कीड़ा कुछ नहीं होता है दांत में, वो एसिड होता है जो दांत को गला देता है, वो दांत गल जाता है, वो होता है। वो लोग को लगता है ये कीड़ा है। वहाँ के वेद लोग भी वहाँ से कुछ निकाल के ऐसे दिखाते भी हैं कि ये कीड़ा है। ऐसे एक दो पेशेंट आए हैं जो कहते हैं कीड़ा निकला था मेरे दांतों से। कीड़ा नहीं होता है दांतों में। तो ये बस उनको साइकोलॉजिकली लॉजिकल है कि हाँ वो ठीक कर देंगे, और एक्सपेंसिव के वजह से वो सोचते हैं कि हम डेंटिस्ट के पास ना जाए। ओके। जबकि हमारा एक्सपेंसिव नहीं होता है। अगर वो हर 6 महीने पे अगर वो डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो जो काम उनका 1x में हो सकता है वो काम वो लोग खुद ही 5x में करते हैं। जो कैविटी छोटी है जिसको आप फिलिंग से आप उसको बचा सकते हैं 1x में, आप उसको खुद बड़ी कैविटी लेके 5x में आते हैं। अगर और वो बड़ी हो गई, डीप हो गई, तो दांत निकालना पड़ेगा और फिर इम्प्लांट लगाना होगा, तो वो 10x कॉस्ट चला जाता है। तो एक्सपेंसिव पेशेंट बनाते हैं, डॉक्टर नहीं बनाते। हम तो कहते ही हैं कि हर 6 महीने पे आइए और विजिट करिए। मेरे मन में ये सवाल आया अभी कि किसी का किसी इंसिडेंट में या एक्सीडेंट में दांत चला गया, दांत टूट गया, तो उसके बाद जो फॉल्स टीथ लगाई जाती है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कितने प्रकार के फॉल्स टीथ होते हैं और किस तरीके से आप एडवाइस करते हो अपने पेशेंट्स को कि आप ये जो फॉल्स टीथ है उसे लगा सकते हो? अगर एक्सीडेंट में अगर आपका दांत टूट जाता है तो आप उसको RCT करवा के आप उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं। जी। कैप से वो जो टूटा हुआ दांत है वो कवर हो जाता है। कैप अलग अलग तरीके के आते हैं, मेटल के आते हैं, मेटल सिरेमिक आते हैं, जिरकोनिया आते हैं, फुल सिरेमिक, इस तरीके के दांत बनते हैं। सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन से होते हैं? कॉस्टली जिरकोनिया है। अच्छा, ओके। एंड सबसे ज्यादा फुल सिरेमिक है। ओके, फुल जिरकोनिया सिरेमिक। समझ में नहीं आएगा तो फुल सिरेमिक बोलते हैं। तो वो क्या वो जो लुक होती है उसकी वो भी ज्यादा रियलिस्टिक रहती है क्या? हाँ, नेचुरल मजबूत। लगता है। हाँ, नेचुरल लगता है फुल सिरेमिक। अच्छा, वो अच्छा। नेचुरल दिखता है, सारी दांत नेचुरल दिखती है। जो हम लोग शेड्स लगाते हैं वो आपके दांतों के कलर को ही देख के शेड्स लगाते हैं। वो कहीं से पता नहीं चलता है कि हाँ वो कैप लगा है, वो नेचुरल दिखता है। तो मैंने देखा था पहले के जमाने में गोल्डन टीथ भी बहुत कोई लगाते थे जो कि दिखने में मुझे बहुत ही बेकार लगता था। पर मैम वो क्या बहुत स्ट्रांग होती है या उसके क्या फायदे होते हैं, या सिर्फ वो दिखाने के लिए लोग लगाते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं? गोल्ड टीथ तो नहीं चलता है, मेटल चलता है अभी। मेटल है और सिरेमिक है, फुल सिरेमिक। अच्छा, गोल्ड टीथ वो सिर्फ पहले के जमाने में में ऐसे ज्यादातर। लोग। अच्छा, ओके ओके। तो मैम काफी सारे मैंने सवाल आपसे पूछे हैं और जो मिथ्स थे आपने सारे क्लियर किए हैं। पर अब एंडिंग से पहले मैं चाहूंगा आप अगर अपने जितने भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, उनको कुछ एक एडवाइस दें एज अ डेंटिस्ट, तो वो एक एडवाइस क्या होगी? सबसे पहले तो 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह भी और रात भी। रात में सोने से पहले बहुत ज़रूरी है ब्रश करना। दूसरा, आप टंग क्लीन करिए। टंग अगर क्लीन नहीं होगा तो इन्फेक्शन होगा जी। इन्फेक्शन फिर आपके फेफड़े को दिक्कत करेगा। जी। कहा जाता है ओरल हेल्थ इज़ ओवरऑल हेल्थ। अगर आपका मुंह साफ रहेगा तो आपके शरीर भी सही रहेंगे। ओके। अगर आपका मुंह हेल्दी रहेगा तो आपके शरीर भी हेल्दी रहेंगे। ओके। तीसरा आपका है कि आप फ्लॉसिंग करें। अगर आपका स्पेस ज़्यादा है तो आप प्रोक्सा ब्रश ले। प्रोक्सा ब्रश आता है, वो छोटा सा होता है, वो पकड़ के 2 दांतों के बीच में ऐसे ऐसे सफाई हो जाती है। ओके। माउथ वॉश करें, अगर डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं तो आप माउथ वॉश करें। ये सारी चीज़ें, कुछ भी खाएं तो कुल्ला करें, सबसे पहला इम्पोर्टेंट। ओके। कुछ भी खाते हैं आप तुरंत उसको कुल्ला करें या उसको अंदर ले लें। अच्छा मैम, ये एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में आया है, ये आखिरी है मेरे तरफ से,
कि लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि जो एक परफेक्ट स्माइल है उसका भी एक शेप होता है। तो इससे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी का स्माइल आपने देखा और आपने कहा दिस इज परफेक्ट एंड दिस इज नॉट परफेक्ट? ये कुछ ऐसा होता है कि शेप ऐसी होनी चाहिए जो आप जब आप स्माइल करो तो जो आपका मसूड़ा है वो इतना दिखना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? लोगों का डिमांड होता है कि मुझे प्रियंका चोपड़ा जैसा दांत चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी का कॉपी कर सकते हैं। वो आपके फेस पे ही सूट करता है, वो वैसा ही शेप बनता है। बस अलाइन कर सकते हैं, एक लाइन में दे सकते हैं अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आगे पीछे हैं तो। ओके, सो मैम ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं एकदम दिल से कह रहा हूँ कि मैम आज के इस एपिसोड में मुझे जितना सीखने को मिला होगा उससे ज़्यादा और उतना ही आज जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने को मिला होगा। और मुझे ये यकीन है कि हम सबके डेली लाइफ में भी कुछ कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके इस एपिसोड को सुनने के बाद, क्योंकि आपने जो जो राय दी, जो जो एडवाइजेस दिए हैं वो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग फॉलो नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। बट आपने जिस बखूबी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया, डिटेल के साथ बताया, अब मैं आपको यही कहना चाहूँ कि मेरे रूटीन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं एंड होपफुली जो टीम यहाँ बैठी है उनके रूटीन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स के भी लाइफ की जो रूटीन है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। अरे सबसे स्पेशल चीज़ तो मैं भूल ही गया कि मैम हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि हम लाए हैं। तो पहले ये देते हैं, उसके बाद शायद थोड़ी तारीफ सुनने मिल सकती है। तो मैम ये हैम्पर है हिचकी ठेला होटल रिलायंस की तरफ से, एक छोटा सा तोहफा मैम, मैं चाहूँगा आप स्वीकार करें। थैंक यू। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आप यहाँ पर आई और अपना जितना भी नॉलेज है, जितना भी एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पर आकर शेयर किया। तो इसी तरीके से आपको हम कंटेंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे और ऐसे ही काबिल गेस्ट हमारे शो पर आते रहेंगे जो आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और अपने नॉलेज के थ्रू यूं ही एडवाइसेस बांटते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और डॉक्टर शालू कुमारी जी जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाई हैं, उनके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफ़र की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए तालियां।